हेलो दोस्तों, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। मैं आपके अपने चैनल एम एजुकेशन सफर पर आशा करता हूं कि सभी लोग ठीक होंगे, अपने अध्ययन कार्य में जुटे होंगे। दोस्तों, आज मैं जो टॉपिक विषय पढ़ा रहा हूं वो भूगोल है। और भूगोल में मैं आपको दो वीडियो बना चुका हूं, जिसमें सबसे पहले मैंने आपको ये बताया था कि भूगोल में हमें पढ़ना क्या क्या है और कैसे पढ़ा जाता है। उसके बाद उसी वीडियो में, फर्स्ट वीडियो में मैंने बताया था ब्रह्मांड की उत्पत्ति। उसके बाद जो दूसरा वीडियो मित्र मैंने आपको बनाया हुआ है, उसमें जो आकाशगंगा है, निहारिका है और तारों के जन्म के बारे में बताया है। यदि मित्र आप उन दोनों वीडियो को जाकर देख लेते हैं तो ये वीडियो आपको बहुत अच्छा और समझ में आने लगेगा। इसलिए आप लोगों से गुजारिश है कि इस वीडियो को देखने से पहले उस दोनों वीडियो को जरूर देख लें। दोस्तों, आज मैं इसमें जो टॉपिक पढ़ाने वाला हूं भूगोल में, वह जो आकाशीय पिंड हैं, जैसे न्यूट्रॉन तारा है, पुच्छल तारा है, ध्रुव तारा है, धूम्रकेतु है, क्षुद्र ग्रह है, न्यूट्रॉन तारा है, ब्लैक होल है, इसके बारे में इस वीडियो में बताऊंगा। इस वीडियो में आपको मैं बताऊंगा। लेकिन आप लोगों से मेरी गुजारिश यह है मित्र कि आप मेरे चैनल को अधिक से अधिक दोस्तों के साथ शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट्स करें, ताकि मैं आपको इस स्टेज पर खड़े होकर पढ़ा सकूं। आप लोगों से मेरी विनम्र निवेदन है इस बात को लेकर के। दोस्तों देखिए, मैं आपको जो आकाशीय पिंड है उनके बारे में बताऊंगा। आकाशीय पिंड में मैंने आपको बताया था कि पहले कि जब महाविस्फोट हुआ था, वर्तमान से लगभग 15 अरब वर्ष पहले, वर्तमान में लगभग 15 अरब वर्ष पहले अंतरिक्ष में अनंत काल में एक बिंदु होता था जिसमें असंख्य मात्रा में ग्रेविटी थी। उसमें क्या हुआ, एक विस्फोट हुआ जिसे महाविस्फोट कहते हैं। यह वर्तमान से 15 अरब वर्ष पूर्व हुआ था। इसके बाद इसका बिखराव हुआ, इससे अनेक आकाशीय अंतरिक्षीय खगोलीय पिंडों का जन्म हुआ, जिसमें मैं आपको मोस्टली आकाशगंगा, अंतरिक्ष, आकाशगंगा, निहारिका और तारों के बारे में बता चुका हूं। आज मैं आपको बताऊंगा कि न्यूट्रॉन तारा क्या होता है। न्यूट्रॉन तारा क्या होता है? तो आप टॉपिक डालिए। आप लोगों से गुजारिश है कि आप कॉपी पेंसिल लेकर के बैठें और मेरे साथ एक बेहतरीन नोट्स बनाएं। आप चाहे किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, चाहे आप पीसीएस की तैयारी कर रहे हो, किसी पीसीएस स्टेट के पीसीएस की तैयारी कर रहे हो, टीजीटी की तैयारी कर रहे हो, पीजीटी की तैयारी कर रहे हो, रेलवे ग्रुप डी या वीडियो कोई भी एग्जाम, आप वनडे एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, तो मैं दावा के साथ कह सकता हूं कि मेरे पढ़ाई हुई वीडियो से आपको 1 से 2 क्वेश्चन निश्चित मिल जाएगा। तो आइए हम इसका अध्ययन करते हैं। 1 मिनट सर। देखिए, मेरा टॉपिक है, पॉइंट है, सबसे पहला टॉपिक पढ़ाने वाला हूं वह न्यूट्रॉन तारा। न्यूट्रॉन तारा, न्यूट्रॉन तारा के बारे में बताऊंगा आपको। 1 सेकेंड। देखिए मित्र, न्यूट्रॉन तारा से इसमें एक शब्द छिपा हुआ है न्यूट्रॉन। तो आपको स्पष्ट हो रहा होगा कि ऐसे खगोलीय पिंड, ऐसे अंतरिक्ष खगोलीय आकाशीय पिंड जिसमें न्यूट्रॉन की मात्रा अधिक होती है, उन पिंडों को न्यूट्रॉन तारा कहा जाता है। आपको इसके नाम से स्पष्ट हो रहा होगा, ऐसे खगोलीय पिंड, ऐसे आकाशीय पिंड, ऐसे अंतरिक्षीय पिंड जिसमें न्यूट्रॉन, क्योंकि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन 3 मूल कण होते हैं। इसमें यदि किसी पिंड में न्यूट्रॉन की मात्रा अधिक होती है, उसे न्यूट्रॉन तारा कहते हैं। लेकिन मित्र, यह इसकी परिभाषा नहीं है। ठीक से, यह इसकी परिभाषा नहीं है। इसमें क्या होता है, न्यूट्रॉन तारा समझने से पहले आपको एक तारे के विषय में जानना जरूरी होगा कि तारा किसे कहते हैं। देखिए मित्र, धूल, बादल या हाइड्रोजन गैस के वह
आकाशीय पिंड जो एक जगह असंख्य मात्रा में इकट्ठे हो जाते हैं और उसके अंदर नाभिकीय संलयन की क्रिया होने लगती है। तो आप ध्यान दीजिए थोड़ा सा, मैं आपको लिख करके बताता हूं, कुछ पॉइंट है इसमें। जैसे आकाशीय पिंड, आकाशीय पिंडों में आप देखेंगे धूल के कण, मैं तारे के बारे में बता रहा हूं, इसमें केवल तारा के बारे में बताऊंगा, उसके माध्यम से आप न्यूट्रॉन तारा जान जाएंगे कि न्यूट्रॉन तारा कैसे कहते किसे हैं। धूल के कण, हाइड्रोजन गैस के बादल, हाइड्रोजन जो गैस होती है उसके बादल होते हैं। यदि बर्फ, यदि ये किसी एक स्थान पर इस तरीके से इकट्ठे हो जाते हैं और इसके अंदर नाभिकीय संलयन, नाभिकीय संलयन की क्रिया होने लगती है, नाभिकीय संलयन की क्रिया होने लगती है। फिर एक बार मित्र ध्यान दीजिए, मैं इस समय केवल न्यूट्रॉन तारे के बारे में नहीं बता रहा हूं, तारे के बारे में बता रहा हूं। आकाशपिंड जिसमें आप देखेंगे धूल के कण है, हाइड्रोजन गैस के बादल हैं, बर्फ है। यदि ये आपस में इकट्ठे हो जाते हैं और इकट्ठे होने के कारण इसके अंदर, इसके बीच के अंदर, इसके केंद्र बिंदु में ग्रेविटी उत्पन्न हो जाती है, जी का मान बढ़ जाता है, इसी कारण ये इकट्ठे होते हैं और इसमें नाभिकीय संलयन क्रिया होने लगती है। नाभिकीय संलयन क्रिया किसे कहते हैं मित्र? यदि हाइड्रोजन जो गैस होती है, हाइड्रोजन गैस का हीलियम में परिवर्तित होना ही क्या कहलाता है? नाभिकीय संलयन क्रिया कहलाता है। क्या कहलाता है? नाभिकीय संलयन क्रिया कहलाता है। फिर एक बात देखिए, नाभिकीय संलयन क्रिया किसे कहते हैं? हाइड्रोजन का हीलियम में बदलना ही नाभिकीय संलयन क्रिया कहलाता है। ऐसी स्थिति में क्या होता है मित्र कि ये जो तारा होता है, तारे का जन्म होता है, ये प्रक्रिया शुरू होती है। जैसे नाभिकीय संलयन क्रिया अभी जस्ट शुरू हुई 1 या 2 मिनट पहले, तो तारे का जन्म होता है। इस समय जन्म के समय जो तारा होता है उसमें टेम्परेचर, तापमान, ऊष्मा बहुत अधिक होती है और अधिक चमकीला होता है। इसी कारण जन्म के समय तारे को आध तारा कहते हैं। क्या कहते हैं? आध तारा कहते हैं। यह कब होता है? जन्म के समय। जन्म के समय जब तारा होता है तो उसे आध तारे के नाम से जाना जाता है। उसके बाद कुछ समय बाद यह प्रक्रिया काफी लंबे समय तक चलती रहती है। उस अवस्था के बाद जो तारा है अपनी प्रौढ़ अवस्था में आ जाता है। किस में आता है? प्रौढ़ अवस्था में, मतलब युवावस्था में, अपनी युवावस्था में आ जाता है। एक कंडीशन ऐसी होती है, ऐसी कंडीशन में हाइड्रोजन गैस होती है वो हीलियम में काफी तेजी के साथ परिवर्तित होने लगती है। एक कंडीशन ऐसी आती है कि हाइड्रोजन गैस की मात्रा है वो धीमे धीमे कम होने लगती है और ये तारे की चमक होती है उसका तापमान धीरे धीरे कम होने लगता है। क्या होने लगता है? कम होने लगता है। एक कंडीशन ऐसी आ जाती है, यह तारा, इसमें हाइड्रोजन गैस की मात्रा अधिक कम होने के कारण यह अपनी वृद्धावस्था को प्राप्त कर लेता है। किसको प्राप्त कर लेता है? वृद्धावस्था को प्राप्त कर लेता है। वृद्धावस्था को प्राप्त कर लेता है। जब यह तारा वृद्धावस्था को प्राप्त कर लेता है तब उसे लाल दानव कहा जाता है। क्या कहा जाता है? लाल दानव। इसकी वृद्धावस्था को क्या कहा जाता है? लाल दानव कहा जाता है। ये पॉइंट है मित्र,
इन्हें आप कुछ नोट कर लें। मैंने कहा आप कॉपी पेंसिल साथ लेकर के बैठे, इन्हें आप और जिससे एक बेहतरीन नोट्स बनाएं, तो आप प्लीज इनको नोट कर लीजिए। अब देखिए, ये जो तारा होता है मित्र, ये जो तारा होता है, यह मान के चलिए तारा है। ये क्या है? तारा है। इस तारे का द्रव्यमान, इसका द्रव्यमान, यदि इस तारे का द्रव्यमान यह सूर्य है, ये सूर्य है, सूर्य के द्रव्यमान से द्रव्यमान के या तो बराबर होता है, क्या होता है? बराबर हो या कम हो। जब तारा अपनी लाल दानव में बदल जाता है, ऐसी स्थिति में आप ध्यान दीजिएगा, यह तारा जो लाल दानव है, इसका द्रव्यमान सूर्य के द्रव्यमान के या तो बराबर हो या कम हो, तो इस लाल दानव को, जो पूर्णतः से हाइड्रोजन इसमें खत्म हो गई थी, हीलियम में बदल गया था, इसे श्वेतवामन क्या कहते हैं? श्वेतवामन या ब्लैक वामन कहते हैं। पहले श्वेतवामन बदलता है, उसके बाद ब्लैक वामन बदल जाता है। इस समय से क्या कहते हैं? श्वेत वामन या ब्लैक वामन कहते हैं। ऐसी कंडीशन में इसे कृष्ण वामन भी कहते हैं। मतलब क्या कहते हैं? कृष्ण वामन। जब कृष्ण वामन की अवस्था में यह तारा होता है मित्र, तो इसमें कोई भी संलयन क्रिया नहीं होती। जब कृष्ण वामन की अवस्था में होता है, ब्लैक वामन की अवस्था में होता है, तो ऐसी स्थिति में इस तारे में कोई भी नाभिकीय संलयन की क्रिया नहीं होती, क्रिया नहीं होती। इस बात को याद रखिएगा। जब कृष्ण वामन बदल जाता है यह तारा, तो ऐसी स्थिति में क्या होता है कि इसमें कोई नाभिकीय संलयन की क्रिया नहीं होती। इस पॉइंट को आप नोट कर लीजिए। इतना आपको क्लियर हो गया। उसके बाद क्या होता है मित्र कि यह तारा अपने आप में, इसमें ग्रेविटी अधिक होने के कारण, कृष्ण वामन में ग्रेविटी अधिक होने के कारण, गुरुत्वाकर्षण का मान अधिक होने के कारण यह ब्लैक होल में बदल जाता है। किस में बदल जाता है? ब्लैक होल में बदल जाता है। मैं नेक्स्ट ब्लैक होल के बारे में भी आपको बताऊंगा, क्योंकि इसमें ग्रेविटी अधिक होने के कारण यह तारा इसका केंद्र में इतनी अधिक ग्रेविटी हो जाती है कि यह अपने आप को ही उसमें अपने आप में समा लेता है और वह ब्लैक होल में बदल जाता है। किस में बदल जाता है? ब्लैक होल में बदल जाता है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। यह मैंने आपको बताया, यदि सूर्य के द्रव्यमान के बराबर या कम होता है, तो ऐसी स्थिति में यह कंडीशन बनती है इस तारे की। अब देखिए, हम लोग बनाते हैं न्यूटन तारे के बारे में। देखिएगा, यदि किसी तारे का तापमान, यदि किसी तारे का द्रव्यमान, कोई तारा है, ये लाल दानव तारा है, लाल दानव तारा है, यदि इसका द्रव्यमान सूर्य के द्रव्यमान से, ये क्या है? सूर्य के द्रव्यमान से से 3 गुना अधिक होता है। कितना मित्र? 3 गुना अधिक होता है। याद रखिएगा, यदि लाल दानव का द्रव्यमान सूर्य के द्रव्यमान से 3 गुना अधिक होता है, कितना मित्र? याद रखिए, 3 गुना,
तो ऐसी कंडीशन में क्या होता है, लाल दानव में एक सुपरनोवा विस्फोट होता है। क्या होता है इसमें? सुपरनोवा विस्फोट होता है। जब कब होता है? जब हाइड्रोजन पूरी तरह से खत्म हो जाती है, हीलियम की मात्रा बढ़ जाती है, नाभिकीय संलयन क्रिया वो पूरी तरीके से बंद हो जाती है। ऐसी स्थिति में अगर कोई लाल दानव है जिसका द्रव्यमान सूर्य के द्रव्यमान से 3 गुना अधिक है, तो इसमें सुपरनोवा विस्फोट होता है। क्या होता है? सुपरनोवा विस्फोट। यह बात बिल्कुल पक्की बात है। यदि इसका द्रव्यमान इससे 3 गुना अधिक है, इसके तापमान से 3 गुना अधिक है ये, तो 100% ये बताया जाता है शोध कार्यों के अनुसार कि इसमें सुपरनोवा विस्फोट होगा। क्या होगा? इसमें सुपरनोवा विस्फोट होगा। विस्फोट के बाद इसका जो केंद्र होता है मित्र, ये क्या होता है? केंद्र होता है इसका, जो लाल दानव का जो केंद्र होता है, केंद्र होता है, वह केवल बच जाता है। और वह केंद्र इसमें न्यूट्रॉन की मात्रा अधिक होती है। क्या होता है केंद्र में? इसमें न्यूट्रॉन की मात्रा अधिक होती है, मात्रा अधिक होती है। इतना आपको क्लियर हुआ? फिर एक बार मित्र देखिए, फिर आपको समझाने की कोशिश करूंगा। यदि लाल दानव किसे कहते हैं? मैंने आपको बताया कि ऐसा तारा जिसमें नाभिकीय संलयन क्रिया नहीं होती है, हाइड्रोजन पूरी तरह खत्म हो जाता है और वह हीलियम में परिवर्तित हो जाता है। ऐसी अवस्था में वह एक ठोस रूप धारण कर लेता है। ऐसी कंडीशन में क्या होता है कि यदि यह लाल दानव जिसका द्रव्यमान सूर्य के द्रव्यमान से 3 गुना अधिक होता है, तो वो उसमें कुछ समय पश्चात सुपरनोवा विस्फोट होता है। और विस्फोट के बाद उसका जो केंद्र बचता है, उसमें न्यूट्रॉन की मात्रा अधिक होती है। उसके केंद्र में, जैसे ये इसका केंद्र है, तो उसमें किसकी मात्रा अधिक होती है? न्यूट्रॉन की मात्रा अधिक होती है। इस न्यूट्रॉन की मात्रा अधिक होने का कारण इसे न्यूट्रॉन तारा कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है? इसे न्यूट्रॉन तारा कहा जाता है। तारा कहा जाता है। यह आपको क्लियर हो गया कि न्यूट्रॉन तारा कहते किसे हैं। अब देखिए, यह न्यूट्रॉन तारा विस्फोट के बाद जो शेष भाग बचा, केंद्र, जिसे हम न्यूट्रॉन तारा कहते हैं, इसमें कंडीशन क्या होती है? ग्रेविटी बहुत अधिक मात्रा में होती है। न्यूट्रॉन के जो कण होते हैं बहुत फास्ट, बहुत तेजी के साथ चक्कर लगाते हैं। क्या करते हैं? बहुत तेजी के साथ चक्कर लगाते हैं। जब ये तेजी के साथ घूमता है, तो ऐसी कंडीशन में जो न्यूट्रॉन तारा है, इसे ही पल्सर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पल्सर कहा जाता है। फिर एक बात ध्यान दीजिए, मैं नोट कर देता हूं, पल्सर। पल्सर पल्सर में आप बता सकते हैं कि जो न्यूट्रॉन तारा है, यह इसमें न्यूट्रॉन के जो कण होते हैं उसमें वो अत्यधिक मात्रा में तेजी के साथ चक्कर लगाते हैं। इस कारण ये भी जो उसका न्यूट्रॉन तारा है, वो भी तेजी के साथ चमकता है और अपने साथ अनेक प्रकार की तरंगें छोड़ने लगता है। ऐसी कंडीशन में इस तारे को, न्यूट्रॉन तारे को क्या कहा जाता है? पल्सर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पल्सर कहा जाता है। तो मित्र, इसे आप नोट कर लें। मैं पल्सर की परिभाषा जस्ट आपको भी लिखाता हूं। न्यूट्रॉन तारे के बारे में आप समझ चुके हैं, आप अपने अनुसार लिख सकते हैं, और पल्सर के बारे में जस्ट आपको बताता हूं मैं। आप लोग याद रखिए, 3 गुना वाली बात आप जरूर याद रखिए, क्योंकि पूछा जाता है कितना गुना। लिखिए, देखिए, इसमें जब न्यूट्रॉन तारे में, तारे की गति बढ़ जाती है, तो ऐसी दशा में
दिशा में यह बहुत तेज चमकने लगता है, तेज चमकने लगता है, ने लगता है, लगता है, तो इसे पल्सर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पल्सर कहा जाता है। आपने देखा होगा जब पल्सर बाइक चली थी तो उनके मुकाबले शायद ही कोई अन्य बाइक दौड़ पाए, क्योंकि इनकी पल्सर उसी के नाम पर बाइक का नाम पल्सर रखा गया था, क्योंकि पल्सर की गति बहुत फास्ट होती थी अन्य टू व्हीलर की तुलना में। इसी तरीके से जो पल्सर होते हैं न्यूट्रॉन तारे, उनकी गति बहुत तेज होती है, बहुत तेजी के साथ चक्कर लगाते हैं और अत्यधिक मात्रा में चमकीले होते हैं। इसी कारण पल्सर कहा जाता है। यह मित्र आपको मैंने बताया पल्सर के बारे में। अब मैं आपको बताऊंगा ब्लैक होल किसे कहते हैं। मैंने न्यूट्रॉन तारा बताया, पल्सर बताया, अब आपको बताऊंगा कि ब्लैक होल किसे कहते हैं। तीसरा पॉइंट क्या है मित्र? ब्लैक होल किसे कहते हैं। मैं आपको आकाशीय पिंड बता रहा हूं, इसमें आपको बताने जा रहा हूं ब्लैक होल। ब्लैक होल किसे कहते हैं? देखिए, ब्लैक होल वो अंतरिक्षी स्थान को कहा जाता है। ब्लैक होल उन अंतरिक्षी स्थान को कहा जाता है जिसमें जी का मान अनंत होता है। कैसा होता है? अनंत होता है। मतलब यह है कि यदि ब्लैक होल के पास से सूर्य का प्रकाश गुजरता है तो इस सूर्य के प्रकाश को भी नहीं गुजरने देता। इसमें जी का मान इतना हेवी होता है, इतना हेवी होता है, जितना आप समझें कि इसके पास से यदि सूर्य का प्रकाश गुजरता है, सूर्य के प्रकाश की जो मित्र गति है, चाल है, वो 1 सेकंड में 3 लाख किलोमीटर तक है। कितनी है? 3 लाख किलोमीटर है। और यदि इसी गति से जो सूर्य का प्रकाश ब्लैक होल के पास से होकर गुजरता है तो वह सूर्य के प्रकाश को भी अवशोषित कर लेता है। जैसे मान के चलिए, मैं आपको सिंपल भाषा में समझाता हूं। जैसे ये कोई रास्ता है, ये क्या है? सड़क है, रास्ता है। आप यहां से गुजर के जा रहे हैं और यहां पर एक कंडीशन ऐसी होती है, आप यहां पर गुजर के जा रहे हैं, इस तरीके से गुजर के जा रहे हैं। आप यहां पहुंचे, यहां पहुंच करके आप गायब हो गए। क्या हो गए? गायब हो गए। तो यहां पर कोई सेकंड शक्ति है, वो थर्ड शक्ति है, वो काम कर रही है। जब तो आप कोई व्यक्ति यहां से यहां तक नहीं जा पा रहा है, इसके बीच में ही गायब हो जा रहा है, तो इससे यह अनुमान लगाया सकता है कि यहां पर कोई थर्ड शक्ति है, थर्ड पावर है जो यहां पर कार्य कर रही है। क्या कर रही है? कार्य कर रही है। यदि ब्लैक होल को अभी तक किसी ने देखा नहीं है, अभी तक ब्लैक होल को, क्योंकि अपना अंतरिक्ष है वो ब्लैक है। कैसा है? काला है। काला होने के कारण उसकी ठीक से दूरबीन से भी नहीं देखा जा गया है, लेकिन ऐसा अनुमान लगाया जाता है, ऐसा देखा गया है कि जब सूर्य की किरणें उस स्थान से होकर गुजरती हैं जहां वो विचलित हो जाती हैं। कैसे हो जाती हैं? विचलित हो जाती हैं, अपने मार्ग से भटक जाती हैं, गायब हो जाती हैं। तो ऐसा अनुमान लगाया जाता है, ऐसा देखा गया है दूरबीन की सहायता से कि इस स्थान पर क्या कुछ तीसरी पार्टी, मतलब तीसरी पावर है, जिसे ब्लैक होल का नाम दिया जाता है। क्या नाम दिया जाता है? ब्लैक होल का नाम दिया जाता है। तो आप इसकी परिभाषा में अगर लिखना चाहें तो आप लिख सकते हैं कि अंतरिक्ष में स्थित वह स्थान में स्थित वह स्थान जहां गुरुत्वाकर्षण का मान अनंत होता है।
अनंत होता है उस स्थान को ब्लैक होल कहा जाता है। होल कहा जाता है। अब देखिए ब्लैक होल मित्र बनता कैसे है, वो बताता हूं। ब्लैक होल बनता कैसे है। ब्लैक होल में आप देखेंगे, जैसे मैंने आपको बताया, जब तारा अपनी वृद्धावस्था की ओर होता है, उसका द्रव्यमान सूर्य के द्रव्यमान के या तो बराबर होता हो या थोड़ा कम हो। ऐसी कंडीशन में यह देखा जाता है, उसमें क्या होता है कि वह न्यूट्रॉन तारे उसमें हाइड्रोजन हीलियम की जो क्रिया है, नाभिक क्रिया है, वो पूरी तरीके से बंद हो जाती है। ऐसी स्थिति में क्या होता है कि धीरे 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 उस पिंड में जी का मान बढ़ता जाता है। क्या होता है? जी का मान बढ़ता जाता है। जैसे फिर एक बार समझिएगा कि यदि वृद्ध तारा होता है, उसमें नाभिकीय संलयन क्रिया नहीं होती है और वह लाल दानव में बदल जाता है। ऐसी स्थिति में क्या होता है मित्र कि उसमें नाभिकीय संलयन क्रिया न होने के कारण उसमें जी का मान बढ़ जाता है, गुरुत्वाकर्षण शक्ति का मान अपार बढ़ जाता है। और ये एक दो दिन में नहीं होता, ये क्रम से धीरे धीरे होता है। और एक कंडीशन ऐसी आ जाती है, वो एकदम ब्लैक हो जाता है, काला हो जाता है। ऐसी स्थिति में जी का मान अधिक होने के कारण उसके पास से जो कोई भी चीज गुजरती है, उसके पास जो कोई भी आकाशीय पिंड गुजरता है, चाहे वो आपका तारा गुजरे, सूर्य गुजरे या कोई भी अंतरिक्ष पिंड गुजरे, वो अपने आप को उसमें क्या कर लेता है? समाहित कर लेता है। जैसे ये अनुमान लगाया जाता है कि अपना सूर्य है, ये भी एक दिन ब्लैक होल में बदल जाएगा। तो ऐसी स्थिति में क्या होगा कि इसके अंदर जी का मान बहुत अधिक हो जाएगा, गुरुत्वाकर्षण का मान अनंत होने के कारण जितने भी इसके नजदीक जो खगोलीय पिंड है, चाहे आपके ग्रह हुए, उपग्रह हुए, कुछ भी हुए, ये अपने आप को क्या कर लेगा? उसमें समाहित कर लेगा। तो ऐसे स्थिति को क्या कहा जाता है? ब्लैक होल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ब्लैक होल कहा जाता है। आप इस परिभाषा को नोट कर ले। देखिए मित्र, मैंने बताया यहां से गुजरने पर इसके अंदर इतनी शक्ति होती है कि प्रकाश को भी अवशोषित कर लेता है, सिद्ध कर लेता है। क्या होता है? ये प्रकाश को भी अवशोषित कर लेता है, प्रकाश को भी नहीं गुजरने देता है अपने पास से। अब देखिए, इसके बाद मैंने आपको ब्लैक होल बताया। अगला जो पॉइंट है उसको लिखिए, नक्षत्र क्या किसे कहते हैं? नक्षत्र। ये मैंने आपको ब्लैक होल बताया। क्या बताया? ब्लैक होल। अब देखिए नक्षत्र किसे कहते हैं? नक्षत्र किसे कहते हैं? नक्षत्र किसे कहते हैं? देखिए नक्षत्र किसे कहते हैं इसके बारे में बताता हूं। आपने देखा हुआ अंतरिक्ष में कि एक तारों का समूह होता है जो कि व्यवस्थित तरीके से होता है। जैसे मान के चलिए, आपने रात में देखा होगा कभी, काली रात में, कि कुछ तारे होते हैं जो झुंडनुमा होते हैं। क्या होते हैं? झुंडनुमा होते हैं। वो एक व्यवस्थित तरीके से होते हैं। कैसे होते हैं? व्यवस्थित तरीके से होते हैं। उनको ही नक्षत्र कहा जाता है। आपने फिर देखिए, ऐसे तारों का समूह जो व्यवस्थित तरीके से अंतरिक्ष में दिखाई देता है, व्यवस्थित तरीके से आकाश में दिखाई देता है, अंतरिक्ष में दिखाई देता है, उसे ही नक्षत्र कहा जाता है। इनकी नक्षत्रों की संख्या अलग अलग समय में अलग अलग बताई है। अगर देखा जाए भारतीय ऋषि मुनियों के अनुसार देखा जाए
तो नक्षत्रों की संख्या 28 है। कितनी है? 28 है। लेकिन अंतरराष्ट्रीय स्तर पर यह बताया जाता है कि अपने गैलेक्सी में, आकाशगंगा में जो नक्षत्रों की संख्या है वो 27 है। तो सबसे पहले इसकी परिभाषा मैं आपको लिखाता हूं, वो नोट कर लीजिए। अंतरिक्ष में व्यवस्थित चमकीले तारों के समूह को नक्षत्र कहा जाता है। इतना मित्र आपको क्लियर हो गया। इसकी परिभाषा आपको समझ में आएगी। अंतरिक्ष में जो भी व्यवस्थित चमकीले तारे होते हैं उनको क्या कहा जाता है? नक्षत्र कहा गया है। इनकी संख्या अगर देखा जाए अंतरराष्ट्रीय स्तर पर 27 बताई गई है। कितनी है मित्र? 27 बताई गई है। लेकिन जो भारतीय ऋषि मुनि थे, कौन? भारतीय ऋषि मुनियों ने, भारतीय खगोलवेत्ताओं ने इनकी संख्या 28 बताई है। कितनी बताई है? 28 बताई है भारतीय ऋषियों ने। इनकी संख्या कितनी बताई है? 28 बताई है। और जो सॉरी, जो 28वां है उसका नाम अभिजीत बताया है। क्या बताया है? अभिजीत बताया है। तो मित्र, क्वेश्चन फैक्ट के रूप में पूछा जा सकता है, तो आप इसको याद बता सकते हैं कि नक्षत्रों की संख्या कितनी है? 27 है। अगर भारतीय ऋषियों के अनुसार बताया जाए तो 28 है। 28वां है जो अलग बताया है भारतीय ऋषियों ने, उसका नाम अभिजीत है। क्या है? अभिजीत है। आप इसे नोट कर लीजिए। अब देखिए तारामंडल। तारामंडल किसे कहते हैं? तारामंडल किसे कहते हैं? तारामंडल किसे कहते हैं? देखिए, मैंने नक्षत्र आपको बताए कि व्यवस्थित तारों के समूह को नक्षत्र कहते हैं। लेकिन अगर तारामंडल की बात की जाए तो आपको यह जानना होगा कि जो सबसे सुंदर और चमकीले तारों का समूह होता है, जो सबसे सुंदर, वहां पर व्यवस्थित था, यहां पर क्या है? सुंदर। नक्षत्र भी क्या था? व्यवस्थित था। और तारामंडल में क्या है? सुंदर। ऐसे सुंदर तारों का समूह, अंतरिक्ष में जो तारे होते हैं वो मतलब दिखने में अत्यधिक मात्रा में सुंदर दिखाई दें, और उनका एक पुंज हो, मतलब असंख्य तारे हों जो दिखने में सुंदर दिखाई दें, उनको क्या कहते हैं? तारामंडल कहते हैं। फिर देखिए, फिर सुनिए, अंतरिक्ष में स्थित ऐसे तारों का पुंज जो दिखने में बहुत सुंदर दिखाई दे, उसे क्या कहते हैं? तारामंडल कहते हैं। तो इसकी परिभाषा आप लिख लीजिए। अंतरिक्ष में स्थित चमकीले तारों के समूह को, तारों के पुंज को, समूनी पुंज लिख सकते हैं आप, पुंज को तारामंडल कहा जाता है। यह आपको क्लियर हुआ। इनकी संख्या मित्र, अगर आपसे पूछा जाता है तारामंडल की संख्या कितनी है, इनकी संख्या 88 है। 88 कितनी है मित्र? 88 इनकी संख्या है। इनकी संख्या कितनी है? 88 है। तो यह आपको क्लियर हुआ तारामंडल किसे कहते हैं। अंतरिक्ष में स्थित चमकीले तारों के पुंज को तारामंडल कहा जाता है। इनकी संख्या कितनी है? अब तक 88 तारामंडल की संख्या खोजी गई है। अब देखिए ध्रुव तारा, आप इसे नोट कर लीजिए।
अब देखिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए गरीब मित्र। ध्रुव तारा, ध्रुव तारे की विशेषता क्या है वो आपको बताता हूं। ध्रुव तारा, ध्रुव तारा, ध्रुव तारा अंतरिक्ष में हमेशा चमकता है, अंतरिक्ष में चमकता है, लेकिन इसकी एक विशेषता यह है, इसकी पहचान है कि यह हमेशा उत्तर की ओर दिखाई देता है। किधर? उत्तर की ओर दिखाई देता है। आप सब लोग जानते होंगे, आपसे कहीं से भी देखें यह हमेशा उत्तर की ओर ही दिखाई देगा। उसकी कंडीशन क्या है मित्र वो आपको बताता हूं कि जैसे यह पृथ्वी है, पृथ्वी इस तरीके से झुकी हुई है, जो आपका स्टार है, तारा है, ध्रुव तारा है, यहां पर होता है। पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है, पर पश्चिम से इस तरह से पूर्व की ओर, पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है, इस तरीके से इस तरह घूमती है पर पृथ्वी। तो आप कहीं पर भी खड़े हो, यहां खड़े हो, यहां खड़े हो, या उत्तर की ओर यहां पर खड़े हुए हो, यह हमेशा आपको उत्तर दिशा में ही दिखाई देगा। अगर आप यहां पर ध्रुव पर पहुंच जाते हैं यहां पर, तो आपको आपके जस्ट ये ऊपर दिखाई देगा। अगर आप उत्तरी ध्रुव पर ऊपर पहुंच जाते हैं तो जस्ट आपके सर के ऊपर दिखाई देगा, आपको इस तरीके से देखना पड़ेगा। लेकिन यदि आप पृथ्वी पर यहां कहीं खड़े हुए हैं, ठीक है, तो यह हमेशा उत्तर दिशा की ओर ही दिखाई देगा, क्योंकि यह पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है। यह आपको क्लियर हुआ? अब देखिए, अब मैं आपको बताता हूं धूम्रकेतु। ये मित्र पूछा जाता है, ये पूछा जाता है, इसको आप याद रखिएगा। धूम्रकेतु किसे कहते हैं? तो धूम्रकेतु बादल, धूल के कण, बर्फ के एक खगोलीय पिंड होते हैं। क्या होते हैं? बादल, धूल के कण, गैसों का समूह, बर्फ के कण, इनका एक पुंज होता है, एक समूह होता है, ये सब इकट्ठे होते हैं। इनको क्या कहा जाता है? धूम्रकेतु कहा जाता है। इसमें आप लिख सकते हैं आकाश में स्थित धूल के कण, बादल, बर्फ के कण या धूल के कण, बादल, बर्फ के कण यदि एक स्थान पर एक पिंड में बदल जाएं, एक खगोलीय पिंड में बदल जाएं, पिंड में बदल जाएं, तो उसे धूम्रकेतु कहते हैं। क्या कहते हैं? धूम्रकेतु कहते हैं। केतु कहते हैं। क्या कहते हैं? धूम्रकेतु कहते हैं। यह आपको मित्र क्लियर हुआ धूम्रकेतु किसे कहते हैं? आकाश में स्थित धूल के कण, बर्फ के कण, बर्फ के बादल, इनको यदि ये सब मिलकर के एक पिंड के रूप में, खगोलीय पिंड के रूप में बदल जाए, तो उसे क्या कहते हैं? धूम्रकेतु कहते हैं। ये मित्र आपको क्लियर हो गया। ये धूम्रकेतु होते हैं मित्र, ये जो सूर्य होता है, जैसे ये सूर्य है, सॉरी, ये सूर्य है, ये इसके
इसके चारों तरफ परवलयाकार में चक्कर लगाते हैं। किस किस मार्ग में चक्कर लगाते हैं? परवलयाकार, परवलयाकार मार्ग पर चक्कर लगाते हैं, चक्कर लगाते हैं। ये आपको क्लियर हुआ? ये आपको क्लियर हुआ कि जो धूम्रकेतु होते हैं, जैसे सूर्य है, ये इसका ये मार्ग परवलयाकार मार्ग किसे कहते हैं? जैसे इसको कहते हैं, ये इसका परवलयाकार मार्ग है। तो ऐसी कंडीशन में क्या होता है मित्र? ये इसके चारों तरफ इस तरीके से चक्कर लगाते हैं। ये आपको क्लियर हो गया? अगर पूछा जाता है कि जो सूर्य, जो धूम्रकेतु होते हैं, वो किस मार्ग पे चक्कर लगाते हैं सूर्य के, तो परवलयाकार मार्ग पर चक्कर लगाते हैं। इस फैक्ट को आप याद रखेंगे। अब देखिए, इसके अनेक रूप होते हैं। जो धूम्रकेतु होता है, इसके अनेक रूप होते हैं। आपने सुना होगा पुच्छल तारा, आपने एक नाम सुना होगा पुच्छल तारा। मतलब धूम्रकेतु को ही पुच्छल तारा कहते हैं मित्र, आप याद रखिए, धूम्रकेतु को ही पुच्छल तारा कहते हैं। लेकिन कहते कब है, जब वो आपको बताऊंगा। जब ये धूम्रकेतु सूर्य के नजदीक होता है, क्या होता है? जैसे ये धूम्रकेतु है, ये धूम्रकेतु है, जब ये सूर्य के नजदीक होता है तो ऐसी कंडीशन में क्या होता है कि सूर्य की जो ग्रेविटी है, गुरुत्वाकर्षण शक्ति है, वो इसे अपनी ओर खींचती है। क्या करती है? अपनी ओर खींचती है, इधर दौड़ता है। ऐसी कंडीशन में क्या होता है, क्योंकि जो धूम्रकेतु है, इसमें बादल भी होते हैं, बर्फ के कण भी होते हैं, गैस होती है, तो इसमें इसका जो भाग है बहुत तेजी के साथ खींचता है। तो ये इस तरीके से इसकी एक पूंछ निकलने लगती है और यहां आग जलने लगती है। इसकी इस तरीके से एक पूंछ निकल आती है। क्या निकल आती है? पूंछ निकल आती है इस तरीके से। इसका ये भाग, मतलब ये वाला भाग तो आगे जाता है, और ये वाला भाग होता है वो काफी तेजी के साथ जलने लगता है, काफी तेजी के साथ जलने लगता है, और ये प्रकाश उत्पन्न करता है। इसकी जो इधर साइड वाली है पूंछ के रूप में दिखाई देती है। इसके ध्रुव तारे की ये, सॉरी, धूम्रकेतु के पूंछ के रूप में दिखाई देती है। ऐसी लगती है कि ये पूंछ है। तो इसे ही हम क्या कहते हैं? पुच्छल तारा कहते हैं। क्या कहते हैं मित्र? पुच्छल तारा कहते हैं। यह आपको क्लियर हुआ? पुच्छल तारा, अगर क्वेश्चन पूछा जाता है कि पुच्छल तारे की जो पूंछ होती है वो सूर्य की किस दिशा में होती है, तो आप याद रखिए विपरीत दिशा में होती है। किस तरफ होती है इसकी पूंछ? पुच्छल तारे की जो पूंछ होती है, ये पूंछ है, ये सूर्य के विपरीत होती है, सूर्य के विपरीत दिशा में होती है। कहां होती है? सूर्य के विपरीत दिशा में होती है। आप लोग याद रखेंगे, या धूम्रकेतु या पुच्छल तारा दिया हो कि इसकी जो पूंछ होती है वो सूर्य के किस दिशा में होती है, तो बता सकते हैं विपरीत दिशा में होती है। विपरीत दिशा में क्यों होती है, ये मैंने आपको कंसेप्ट बता दिया है, इस कारण होती है। इसमें मित्र आपको एक बात और बताऊंगा। एक तारा है जिसका नाम है हेली, हेली पुच्छल तारा। हेली पुच्छल तारे का नाम आपने अवश्य सुना होगा, आपने थोड़ा बहुत अध्ययन किया होगा। यह पृथ्वी के एक समय के अनुसार, टाइम के अनुसार हमेशा पृथ्वी के पास आता है। जैसे मान के चलिए ये हमारी पृथ्वी है, जो पुच्छल तारा है यह हमेशा पृथ्वी के एक निश्चित समय पर, उस निश्चित समय को कहते हैं 76 वर्ष, 76 ईयर्स, 76 वर्ष बाद यह हेली पुच्छल तारा
पृथ्वी के सबसे नजदीक दिखाई देता है। अगर आपसे पूछा जाता है कि पृथ्वी के पास से होकर कौन सा तारा गुजरता है और कब गुजरता है, तो आप बता सकते हैं हेली पुच्छल तारा है, वो प्रति 76 वर्ष बाद पृथ्वी के सबसे नजदीक गुजरता है, पृथ्वी के सबसे नजदीक गुजरता है। इन्हें आप मित्र नोट कर लें। सॉरी। उसके बाद देखिए, मैं आपको क्षुद्र ग्रह बताऊंगा। क्षुद्र ग्रह बताऊंगा आपको। क्षुद्र ग्रह क्या किसे कहते हैं? थोड़ा क्षुद्र ग्रह, क्षुद्र ग्रह, यहां से मित्र क्वेश्चन बनता है। देखिए, ये सूर्य है, मान के चलते हैं ये सूर्य है, ये सूर्य है। इसके सबसे पास में बुध है, फिर शुक्र है, फिर पृथ्वी है, फिर मंगल। बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, ये ग्रह हैं। इसके बाद इनके बीच में छोटे छोटे ये खगोलीय पिंड हैं। क्या है? छोटे छोटे खगोलीय पिंड हैं। इस तरीके से ये बुध ग्रह, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, उसके बाद बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण और यम को तो हटा दिया है। वर्तमान में अपने सौरमंडल में 8 ग्रह हैं। तो मंगल और बृहस्पति के बीच में जो भी छोटे छोटे जो खगोलीय पिंड हैं, इनको ही क्षुद्र ग्रह कहा जाता है। क्या कहा जाता है? क्षुद्र ग्रह कहा जाता है। यह आपको क्लियर हुआ? ये सौरमंडल है अपना, सौरमंडल में 8 ग्रह हैं, जैसे बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल। उसके बाद बृहस्पति के इन दोनों के बीच में ये छोटे छोटे खगोलीय पिंड हैं, वो पाए जाते हैं। इन्हें ही क्षुद्र ग्रह कहा जाता है। क्या कहा जाता है? क्षुद्र ग्रह कहा जाता है। ये पॉइंट आपको क्लियर हुआ। अब मैं आपको बताता हूं उल्का किसे कहते हैं। उल्का किसे कहते हैं? बस लास्ट रह गया, खत्म होने वाला है। उल्का किसे कहते हैं? उल्का मित्र, उल्का अलग है, उल्कास अलग है, उल्का पिंड अलग 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 है। इनको एक नाम से नहीं जानते। सबसे पहले देखते हैं उल्का। मित्र, मैंने जस्ट आपको बताया, ये हमारा सूर्य है, शन है। ये इसके पास में ये बुध है, शुक्र है, पृथ्वी, मंगल। इसके बाद ये बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण, ये 8 ग्रह हैं अपने सौरमंडल में। इसके पास में ही जो अपना वरुण ग्रह है, वरुण ग्रह के पास में इस तरीके से छोटे छोटे खगोलीय पिंड पाए जाते हैं। इन्हें ही उल्का कहा जाता है। क्या कहा जाता है? उल्का कहा जाता है। क्या कहा जाता है? उल्का कहा जाता है। जो वरुण ग्रह है, कौन सा? वरुण। वरुण ग्रह के उस साइड में, यहां पर आपने देखा होगा यम है, प्लूटो, मतलब वरुण ग्रह के बाद में छोटे छोटे खगोलीय पिंड पाए जाते हैं, आकाशीय पिंड पाए जाते हैं। इन्हें उल्का कहा जाता है। क्या कहा जाता है? उल्का कहा जाता है। कभी कभी ये उल्का जो हमारी पृथ्वी है, क्या है? पृथ्वी है, ये उल्का यहां से चल करके इस तरीके से हमारे जो पृथ्वी है, पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश कर जाते हैं। ये हमारी पृथ्वी का वायुमंडल है। ये क्या है? हमारी पृथ्वी का वायुमंडल है। ये वायुमंडल में प्रवेश कर जाते हैं इस तरीके से। वायुमंडल में प्रवेश कर जाते हैं तो ये काफी तेजी के साथ जलते हुए दिखाई देते हैं। कभी कभी आपने देखा होगा कि अपने रात में अंतरिक्ष में काफी तेजी के साथ आग से जलती हुई जमीन की तरफ, पृथ्वी की तरफ आती है। उनको ही उल्का कहा जाता है। ये उल्का जब हमारी पृथ्वी के
वायुमंडल में जल करके नष्ट हो जाए, राख में बदल जाए, तो उन्हें उल्कास कहते हैं। मतलब राख में बदल जाए, किसमें? राख में बदल जाते हैं तो उन्हें उल्कास कहते हैं। क्या कहते हैं? उल्कास कहते हैं। यदि ये राख में न बदल करके ये पृथ्वी पर आकर के गिरे और एक गड्ढा बना दे, इस तरीके का पत्थर के रूप में गिरे और एक गड्ढा बना दे, तो इनको ही, इन पिंडों को ही, पत्थर को ही उल्का पिंड कहते हैं। क्या कहते हैं? उल्का पिंड। क्या कहते हैं? उल्का पिंड कहते हैं। तो मैंने आपको बताया उल्का किसे कहते हैं, उल्कास किसे कहते हैं, उल्का पिंड किसे कहते हैं। ये तीनों पॉइंट आपको एकदम क्लियर हो गए। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में आपको मैं सोलर सिस्टम के बारे में बताऊंगा। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।